अच्छा जी, तो एनाटॉमी के बाद हम आ जाते हैं फिजियोलॉजी की तरफ। अब फिजियोलॉजी के आपने ओस्पी के लिए कैसे उसको प्रिपेयर करना है। अच्छा, उसमें होते हैं आपके पास दो तरह के स्टेशंस हैं। एक होता है जी आपका ऑब्जर्व स्टेशन, दूसरा होता है आपका अनऑब्जर्व स्टेशन। अब ऑब्जर्व नाम से पता चल रहा है कि आपसे मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे करवा के दिखाया जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल, अब देखिए होता है क्या है कि ऑब्जर्व स्टेशन में आपके सर या मैडम जो भी हैं वो खड़े होंगे, ठीक है। आपको कहेंगे कि हमें भाई अब आप फॉर एग्जांपल रेडियल पल्स जो है ना उसकी आप हमें दिखाएं कि आप कैसे पल्स लेते हो, ठीक है। या आपको कहेंगे हमें ऑस्कल्टेटरी साउंड्स बताएं आप कैसे लेते हो। मतलब कोई भी चीज़ आपसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपसे पूछेंगे कि हमें करके दिखाएं, ठीक है। दैट इज़ योर ऑब्जर्व स्टेशन। अनऑब्जर्व स्टेशन में क्या होता है, आपके पास या तो कोई अपरेटस पड़ा होगा, उसका आपसे यूज़ पूछेंगे, आपसे नाम पूछा जाएगा, कैपिलरी ट्यूब पड़ी है, अच्छा इसका आप किस में यूज़ करते हो, सेंट्रीफ्यूज मशीन पड़ी है, क्या चीज़ है आपको इसमें क्या यूज़ करते हो। तो इस तरह की चीज़ें मतलब जिसमें आपसे परफॉर्म नहीं किया जाएगा वो आपका अनऑब्जर्व स्टेशन होगा, ठीक है। अब इसके लिए आपने क्या कैसे करना है सारा प्रिपेयर। सबसे पहले ये कि जो आपके प्रैक्टिकल्स इंक्लूड हैं ऑस्पी में, उस पर्टिकुलर ऑस्पी में जितने आपके प्रैक्टिकल्स इंक्लूड हैं, आपने क्या करना है उनमें से आपने एक तो सब प्रैक्टिकल्स में फॉर एग्जांपल ईएसआर की इंपॉर्टेंट हर एक की जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपने वो लाजमी याद करनी है, मेल्स में फीमेल्स की में, ठीक है। जैसे ईएसआर की वैल्यू आ गई, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आप प्रैक्टिकल्स में आपने जो अल्टीमेटली रिजल्ट निकालना होता है उनको आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। मेल्स में फीमेल्स में आपने लाजमी देखनी है। इसके अलावा अगर उन्होंने आपसे क्वेश्चंस एंड पे दिए होते हैं कि अच्छा ये किस कंडीशन में राइज करता है, किस कंडीशन में ये मतलब फॉल करता है, लो जाता है, तो आपने वो कंडीशन भी लाजमी याद रखनी है कि अच्छा पॉलीसाइथीमिया में इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, एनीमिया में इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज, तो मतलब डिफरेंट कंडीशन में आपने हर एक प्रैक्टिकल का याद रखना है कि अच्छा किस कंडीशन में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, ठीक है। ये आपने चीज़ें लाजमी याद रखनी है हर प्रैक्टिकल में। और पूरा पूरा प्रैक्टिकल में आपने क्या करना है, एक तो प्रिंसिपल आपको हर एक प्रैक्टिकल पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए इसमें हो क्या चीज़ रही है, ठीक है। आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। इसके अलावा जो उसमें इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप टर्क फ्लूइड को यूज़ करते हो, आप हीम्स फ्लूइड को यूज़ करते हो, इन दोनों की कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा न्यूबार्स चैम्बर, आपसे न्यूबार्स आपके वो आपको कहेंगे कि आप हमें न्यूबार्स चैम्बर को चार्ज करके दिखाएं, वो आपसे ऑब्जर्व स्टेशन में पूछा जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि न्यूबार चैम्बर में आपको पता होगा लार्ज स्मॉल एंड स्मॉलेस्ट स्क्वेयर्स होते हैं, ठीक है। अब उनके जो एरिया, उनका जो वॉल्यूम होता है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं कि डब्ल्यूबीसी के लिए आप स्मॉल स्क्वेयर के लिए भाई आप हमें एरिया कैलकुलेट करके दें, आप हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करके दें, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया कि आपने करना क्या है, आपने एक प्रैक्टिकल खोलना है, ठीक है। आपने देखना अच्छा इस प्रैक्टिकल में हमने फॉर एग्जाम्पल मेरे मुंह में ई एस आर चढ़ा हुआ, मैं ई एस आर बोल रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी ई एस आर देखना है, ठीक है। अब मेन जो आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है लैब में वो होगा, आपको करवाया जाएगा वेस्टर्जन्स मेथड, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसे कैसे वेस्टर्जन मेथड को कम्प्लीटली किया, पहली चीज़। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ईएसआर में आप वेस्टर्जन मेथड को करते हो, इसके अलावा और भी कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप ईएसआर को डिटर्मिन कर सकते हो। तो उसमें आप विंट्रॉप्स मेथड और जितने भी आपके प्रैक्टिकल नोटबुक्स में मेथड दिए गए उनके सिर्फ और सिर्फ आपने नाम याद रखना है, ठीक होगी बात। इसके अलावा जो ईएसआर की नॉर्मल वैल्यूज़ है मेल एंड फीमेल में, आप वो याद रखो, किन कंडीशन में ईएसआर इंक्रीज़ करता है, कब डिक्रीज़ करता है, वो आप याद रखोगे। इस तरह की चीज़ें आप याद रखोगे। इसके अलावा जो अपरेटस, अब देखिए आपसे ना अक्सर पूछा जाता है ट्यूब्स रखी होती हैं, वेस्टर्जन्स ट्यूब भी होती है, विंट्रॉप। अब आपने याद रखना अच्छा ये दोनों साइड से ओपन है तो ये वेस्टर्जन होगी, एक साइड से क्लोज हो दैट मीन्स ये विंट्रॉप होगी। तो आपने उनके जो डिफरेंसेस है ना उनको अपने दिमाग में याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी पिपेट एंड आरबीसी पिपेट रखी होती है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है और वैसे ही रखी भी होती है और पूछा जाता है कि ये भाई ये क्या है और इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा डाइल्यूशन फैक्टर, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो मैंने आपको बता दिया कि जो फ्लूइड की कंपोजिशन वगैरह होती है किसी भी प्रैक्टिकल में अगर दी गई है तो आपने वो भी लाजमी याद रखनी है। और ऑपरेटर्स आपको लाजमी पता होने चाहिए भाई ये है क्या चीज़, और हर ऑपरेटर्स का आपको पूरी पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको स्टेथोस्कोप दिया है ना, उसमें आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए भाई। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ स्टेथोस्कोप बनाती हूँ, आपको पता होना चाहिए ये इसकी एयर बल्ब्स हैं, ठीक है। उस तरह करके जो है ये आपके पास जो है ये क्या है डायफ्राम है, ठीक है। इसके अलावा इस तरह की मतलब आपको हर एक चीज़ उसकी पता होनी चाहिए पूरी, ठीक है। ठीक है, ये चेस्ट पीस है, इस तरह की चीज़ें मतलब एक ही ऑपरेटर जो है उसकी फर्दर पार्ट्स भी आपको आने चाहिए इस तरह। इसके अलावा स्पिग्मोमेनोमीटर में आपसे पूछते हैं इसके फर्दर पार्ट्स पूछते हैं जिसमें एनरॉइड वगैरह आ जाती हैं और ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। समझ आ गई आपको बात जैसे मैंने आपको बताई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फिजियोलॉजी की हॉस्पिटल की प्रिपरेशन हो जाती है, बहुत इजीली हो जाती है। बस आपको हर एक प्रिंसिपल पता हो, अपरेटस पता हो, अपरेटस का यूज़ पता हो, नॉर्मल वैल्यूज़ पता हो, ठीक है। कब इंक्रीज़ कब डिक्रीज़ करती हैं वो पता हो, और फ्लूइड्स की कंपोजिशन पता हो, बस दैट्स इट, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी के लिए आपको जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको प्रैक्टिकल नोटबुक से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकल नोटबुक वाले ही सारे कर लें, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा दूसरा सीन है कि आपको थोड़ा सा बुक की तरफ भी जाना पड़ेगा, वो हम ज़रा देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए। अब जो बायोकेमिस्ट्री का सीन है ना, इसमें आपने प्रैक्टिकल नोटबुक तो करनी है, इसके साथ साथ आपको थोड़ा बुक
में भी जाना पड़ेगा। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्टार्टिंग के उसकी ओएसपी है तो उसमें देखिए आप एंजाइम्स जो है उनके फैक्टर्स याद करो। आपको याद जनरल लेना चीज़ें आपने याद करनी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एंजाइम्स की जो क्लासिफिकेशन है आपसे पूछे जाएंगे, एग्जांपल्स दें आइसोमेरेसिस की, ट्रांसफेरेसिस की, हाइड्रोलेसिस की, वो आपको आनी चाहिए। मतलब जनरल जनरल आपसे पूछा जाता है विटामिन सी के फंक्शन बताओ, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है वो बताएं, इस तरह की सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो आपने प्रैक्टिकल नोटबुक के अलावा हट कर आपने बुक भी ओपन करनी है और आप खुद अपनी दिमाग से सोचेंगे भाई क्या चीज़ आ सकती है जो 2 मिनट में हम लोग आंसर कर सकें। बहुत छोटी छोटी जनरल जनरल आसान आसान चीज़ें आपसे पूछते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपसे ऑब्जर्व प्लस ऑब्जर्व स्टेशन होता है। इसमें ऑब्जर्व स्टेशन में आपके पास टीचर होता है, वो आपको कोई ना कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करने को कहता है। मोस्टली प्रैक्टिकल्स ही होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो हमें प्रॉफ में आया था मॉलिश टेस्ट, उन्होंने हमसे परफॉर्म करवाया था, नीन हाइड्रोजन टेस्ट हमसे परफॉर्म करवाया था। ऑल्दो कि नीन हाइड्रोजन टेस्ट जो है उसमें हीटिंग होती है, लेकिन अब 2 मिनट में आप हीट करके पूरा वो प्रोसीजर तो नहीं कर सकते। तो जस्ट आपने बस उसके अंदर नीन हाइड्रोजन डालना था और बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो आपने यूँ नहीं करना कि हीट वालों को बिल्कुल, अक्सर बच्चे कहते हैं कि जो जिन प्रोसीजर सॉरी जिन प्रैक्टिकल्स में आप हीट करते हो आप उनको छोड़ दो। आपने छोड़ना किसी को भी नहीं है। अब आपसे वो पूछ सकते हैं कि भाई अगर आप हीट नहीं करोगे, अच्छा बेटा आप बताइए अब क्या होगा, हीट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा सारा। तो आपने हीट वालों को छोड़ना नहीं, एंड रिजल्ट सबका याद रखना है, कलर्स जो हैं सबके याद रखने हैं, रिंग्स किस में बनते हैं वो याद रखने हैं आपने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हीट नहीं भी आप करें, आपसे पूछेंगे कि हाँ बेटा बताओ क्या क्या होगा, ठीक है। तो आपने हीट वाले दूसरे वाले दोनों प्रैक्टिकल्स याद रखने हैं। उनके रिएजेंट्स आपके पास, रिएजेंट्स जो है ना, आपको मैं मजे की बात बताती हूँ। रिएजेंट्स बच्चों को अक्सर भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता भाई इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना। आपने बस ये याद रखना है कि भाई आपके पास जो वहाँ चीज़ें रखी होंगी ना वही आपकी रिएजेंट्स है। बस आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें पहले क्या चीज़ डालनी है, ठीक है। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं आगे पीछे, मतलब कुछ चीज़ों का जो है हमने लास्ट में फॉर एग्जांपल H2SO4 के ड्रॉप्स डालने होते हैं, वो स्टार्टिंग में डालना स्टार्ट करते हैं, तो वो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है और टीचर्स काफ़ी इससे ऑफेंड होते हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अच्छे इस प्रैक्टिकल में ये चीज़ पहले डलती है, ये चीज़ बाद में डलती है, उसका एंड रिजल्ट ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्व स्टेशन। अब अनऑब्जर्व स्टेशन में क्या होगा, कोई ना कोई अपरेटस रखा होगा, आपसे पूछेंगे ये क्या है, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रखा हो सकता है, पूछेंगे बेटा ये क्या है, इसका यूज़ बताएं, ठीक है। या इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कि बुक से आ सकता है कि ट्रांसफरेजेस एग्जांपल्स बता दें, ठीक है। एंजाइम्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं वो बता दें, ठीक है जी। केएम की वैल्यू में चेंज कब आता है, कॉम्पिटिटिव इनोवेशन में कैसा चेंज आता है, ठीक है। वी मैक्सिमम में क्या चेंज आता है। तो इस तरह की चीज़ें आपसे बुक से भी पूछी जाती हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो आपको प्रैक्टिकल नोटबुक के अलावा आपको बायोकेमिस्ट्री में भी आप जल्दी जल्दी बुक से भी आप जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है। मिनरल्स वाइटामिन के फंक्शंस लाजमी देखिएगा, एंजाइम्स वगैरह, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी कि हॉस्पिटल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, और इसमें इतना टाइम टेकिंग भी नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पीछे करके भी आए होते हैं। जैसे मैं आपको बोला ना कि बुक से भी आपने प्रिपेयर करना है, तो आप प्रॉफ में बुक सारी पढ़ के ही आए होते हो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप हॉस्पिटल की इसको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास आधा दिन बहुत होता है। अगर आपके पास एक पूरा दिन है तो आप बहुत अच्छे से सुकून से बैठ के सारी हॉस्पिटल प्रिपेयर कर सकते हो। सो आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।